हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है और ईमेल आईडी भी है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी ये जो कहानी है ये सीतारमन जी ने हमें भेजी है, जो कि साउथ इंडिया के रहने वाले हैं। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सीतारमन है। ये बात 1999 की है। उस समय मेरी उम्र कुछ 15 साल की थी। मैं मेरे पापा और मम्मी के साथ रहता था। हम 3 ही लोग थे हमारी फैमिली में। एक शाम की बात है कि जब मैं कहीं काम पर से घर लौटा तो मेरे पापा सामने बैठे हुए थे और मुझसे कहने लगे कि जाके ये काम करके आ। मैं बहुत थका हुआ था। मैंने पहले तो मना किया, लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़िद की और उसके बाद मैं मना नहीं कर पाया। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा, मैं भी बहुत थक गया हूँ। शाम के उस समय कुछ 6 या 7 बज रहे होंगे और फिर मैं कमरे में जाकर लेट गया। मेरी आँख लग गई। जब मैं उठा तो रात के 9:30 बज रहे थे। मैं उठकर मम्मी से कहने लगा कि मैं जाकर जल्दी से पापा का काम करके आता हूँ, वरना अगली सुबह वो मुझे बहुत चिल्लाएंगे। मम्मी ने भी कहा कि ठीक है, चले जा। मैं अपने घर से निकला। मुझे लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पार करनी थी। मैंने अपनी साइकिल ली और जल्दी जल्दी वहाँ जाने लगा। वहाँ पहुँचने में मुझे कुछ 1 घंटा लग गया था, क्योंकि मैं धीमे धीमे जा रहा था। दिसंबर का महीना था, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी। जब मैं वहाँ से लौटने लगा तब कुछ 11:15 बजे के आसपास रास्ते में मैंने एक आदमी को देखा, जो कि चुपचाप एक कोने में खड़ा हुआ था। पता नहीं इतनी रात में वो क्या कर रहा था, ये समझ नहीं आया। अंधेरा भी काफ़ी था। उस समय स्ट्रीट लाइट्स भी इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, इसीलिए दूर से उसकी शक्ल देख पाना नामुमकिन जैसा था। लेकिन जब मैं उसके करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि उसने अपने मुंह को ढक कर रखा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी नीली कलर की थी। मैं ये देखकर एकदम चौंक गया और वहीं पे 1 मिनट के लिए रुक गया। जितना भी चेहरा मैं उसका देख पा रहा था, वो चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ थी और मानो अजीब सा काला रंग था उसके चेहरे पर, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से वो नहाया ना हो। उसके कपड़े भी मैले कुचैले थे। वो मुझे देखने लगा। मैं उससे कुछ पूछता कि इससे पहले उसने इशारा किया, जो मैं समझ नहीं पाया। ऐसा लगा कि वो मुझसे आगे जाने को कह रहा है। मैं थोड़ी सी साइकिल आगे लिया और फिर से रुककर उसे पीछे मुड़कर देखने लगा। उसने दोबारा इशारा किया। इस बार ऐसा लगा कि वो मुझे अपनी ओर बुला रहा है। फिर मैंने अपने मन में सोचा कि शायद ये आदमी पागल है, इसीलिए ये सब कर रहा है। मैं अपनी साइकिल से उतर के स्टैंड लगाया और उसके पास जब जाने लगा तो मैंने पाया कि वो आदमी धीरे धीरे हवा में उड़ते हुए पीछे जा रहा है। यानी कि उसके कदम ज़मीन से 1 या 2 इंच ऊपर थे और किसी हवा के झोंके की तरह वो पीछे जा रहा था। मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई। मैं वहीं से खड़े होकर चिल्लाया, कौन हो तुम? ऐसा कैसे पीछे जा सकते हो? लेकिन इस पर उसका कोई जवाब नहीं आया और देखते ही देखते मानो वो मेरी आंखों से गायब हो गया। मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया। तुरंत भागकर अपनी साइकिल पर आया और भगाते हुए घर पर चला गया। घर जाने के बाद जब मैंने ये बात अपनी मम्मी पापा को बताई तो उन्होंने मुझसे हंसते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तू बहुत थक गया था ना, इसीलिए कुछ भी तुझे दिख गया होगा। लेकिन मैं जानता था कि जो भी मैंने देखा था वो बिल्कुल सत्य था। मैंने ये बात अपने दोस्तों को बताई। मेरे दोस्तों ने भी इस बात को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था सुशील। वो मुझसे कहने लगा कि एक काम करते हैं, हम दोनों ही कल ठीक रात में उसी समय वहाँ पर जाकर देखते हैं। वो मुझसे पहले तो ये भी पूछा कि वहाँ पर कोई और नहीं था। मैंने कहा नहीं, इतनी रात में वहाँ कौन होगा। अगली रात में हम जब जाने लगे तो पापा ने मुझसे कहा कि इतनी रात में कहाँ जा रहा है, और चिल्लाकर मुझे अपने कमरे में लिटा दिया। मैं भी चुपचाप जाकर सो गया। जब उसके अगले दिन मुझे मेरा दोस्त मिला तो वो मुझसे कहने लगा कि तू कल रात आया क्यों नहीं। मैंने उसे बताया कि पापा ने ऐसा ऐसा किया और चिल्लाया मुझे।
दरअसल सुशील अपने एक कजिन भाई के साथ उस जगह पर गया था और उसने भी ठीक मेरे जैसे ही एक आदमी को वहां पर देखा, लेकिन वो आदमी को उसने हवा में उड़ते हुए नहीं देखा। बस इतना देखा कि कोई वहां पर खड़ा है जिसकी आंखें नीली रंग की है। अब ये बात धीरे धीरे सभी लोगों के घर में फैलते चले गई, लेकिन हर किसी के घर वाले इस बात को मानने से साफ इनकार कर रहे थे। तभी मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था अंजार। वो लगभग उस समय 20 साल का होगा। जब हम लोगों ने ये बात उसे बताई तो वो कहने लगा कि वो भूत वूत नहीं है, वो एक जिन है। उसकी बात सुनकर हमें कुछ अजीब सा लगा। वो कहने लगा कि मैं एक आदमी को जानता हूँ जो इसके बारे में हमें बता सकता है। फिर वो हम लोगों को उसी एरिया में एक आदमी के पास लेकर गया। वो आदमी को देखकर लग रहा था कि उसकी उम्र 40 से 45 साल की होगी। जब हम लोगों ने उसे ये बात बताई तो वो कहने लगा कि ठीक है, हम लोग रात के समय नहीं बल्कि दिन में वहाँ जाएंगे। जब हम सभी लोग वहाँ पर पहुँचे तो उस 40-45 साल की उम्र वाले आदमी ने उस जगह की मिट्टी को उठाया जिस जगह पर वो नीली आंखों वाला आदमी खड़ा था, और उस मिट्टी पर पड़कर उसने कुछ फूका, जिसके बाद वो मिट्टी का कुछ हिस्सा हवा में उड़ने लगा। वो कहने लगा कि बिल्कुल ठीक कहा तूने अंजार, ये जिन ही है। मैंने कहा तो जिन रोज रात में इस समय पर यहाँ क्या करता है? जिसके बाद उस आदमी ने कहा कि इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। और फिर सभी लोग हम लोग घर पर चले गए। काफ़ी दिन बाद, लगभग 1-2 हफ्ता गुजर जाने के बाद मैं अंजार से फिर मिला। वो मुझसे कहने लगा, जानता है वो जिन वहाँ क्या कर रहा था? मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता। कहने लगा कि चल फिर से, आज तुझे बताता हूँ। हम सभी लोग मिलकर दोबारा उसी आदमी के पास गए जो अधेड़ उम्र का था। जब उसके पास गए तो वो कहने लगा कि जिन वहाँ पर खड़े होकर रखवाली करता था। हमने कहा, रखवाली? किसकी रखवाली करता था? वो आदमी मुस्कुराया और कहने लगा कि वो सब तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब से वो जिन वहाँ पर नहीं दिखाई देगा। मैंने कहा कि वो जिन कब से वहाँ पर था? जिस पर वो आदमी फिर से मुस्कुराते हुए कहा कि वो था तो वहाँ पर कई सालों से, लेकिन उस समय वो रात में किसी को दिखता नहीं था। मैंने कहा तो अब वो क्यों लोगों को दिखने लगा? जिसके बाद उस आदमी ने कहा कि जब उन लोगों को किसी इंसान से खतरा होता है तो वो लोग इंसान को भी दिखाई देते हैं और अपने होने का एहसास करवाते हैं। मुझे ये सब बातें उस समय तो इतनी कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन आज जब मैं और ज़्यादा जिन की कहानियाँ सुनने लगा और इनके बारे में जानने लगा तो जहाँ तक मुझे समझ में आया वो बात ये थी कि ज़रूर उस समय वो या तो किसी खजाने की रखवाली कर रहा था या तो किसी बहुत कीमती चीज़ की, और हो सकता है जिसकी भी वो चीज़ थी वो उसे मिल गई, इसीलिए उसके बाद वो जिन भी अपनी जगह छोड़कर वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, ये थी सीतारमन जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। हमारी अगली कहानी विक्रम सिंह ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विक्रम सिंह है और ये कहानी मेरे दादाजी के साथ 1996 में घटी थी। हुआ कुछ यूँ था कि उस समय गांव बिल्कुल भी डेवलप नहीं था और बिजली भी नहीं हुआ करती थी, बल्कि हमारे ही गांव में क्या, आसपास के हमारे गांव को लगकर जो दूसरे गांव थे उनमें भी बिजली नहीं थी। एक दिन दादा के रिश्ते में कोई भाई था, उसकी उम्र 50 साल की थी और उसने कोई जहरीली दवाई पीकर आत्महत्या कर ली थी। उनका गांव हमारे गांव से कुछ 60-70 किलोमीटर दूर था और उस समय व्यवस्था भी बिल्कुल नहीं थी और बरसात का मौसम भी था। उनने खुदकुशी रात में की थी और सुबह सारे रिश्तेदार इकट्ठे होने लगे। मेरे दादा भी अपने कुछ साथियों के साथ उधर दोपहर तक पहुंच गए। उस समय बरसात गिरना शुरू हो चुकी थी। जलाने की सारी तैयारी हो चुकी थी, बस पानी रुकने का इंतज़ार था और देखते ही देखते रात हो गई। लोगों ने सोचा कि अब कल ही होगा जो होगा। आदमी को मरे हुए भी 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे। फिर लोगों ने उसकी लाश एक कमरे में रख दी और एक लालटेन जला दिया और उस कमरे का जो दरवाज़ा था वो बंद कर दिया। फिर सभी लोग आराम करने लगे। करीब रात के 1 बजे थे और बारिश अब भी हो ही रही थी कि तभी उस कमरे से अजीब सी गुर्राने की आवाज़ आने लगी। कोई उस कमरे में कभी बर्तन फेंकता,
तो कभी कुछ दूसरा सामान उठाकर फेंकता। लालटेन भी अंदर टूट फूट चुका था। आधे घंटे तक यही चलता रहा, मगर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई उसके दरवाजे के पास भी जाकर खड़े हो। दरवाज़ा खोलना तो बहुत दूर की बात थी। अंदर क्या चल रहा था ये किसी को नहीं मालूम। फिर कुछ आदमियों ने डंडे और लालटेन पकड़ी और हिम्मत करके वो दरवाज़ा खोलने लगे कि तभी अंदर सब एकदम से मानो शांत हो गया, मगर अंदर कोई भी नहीं गया। फिर लोगों ने उस जगह देखा जहाँ वो शव लिटाया गया था, वो वहाँ नहीं था। तो लोग बहुत बुरी तरह डर गए और फिर तभी उन लोगों ने कोने में देखा कि वो आदमी अपने पैर ऊपर करके और हाथों के सहारे उल्टा खड़ा था। एक आदमी तो उधर ही बेहोश हो गया ये देखने के बाद। फिर वो शैतान लोगों के बीच से ऐसा भागा कि मानो ऐसा लगा कि कोई हवा का झोंका था और वो बाहर की ओर अपने हाथों पर भागकर निकल गया। लोग सिर्फ देखते ही रह गए कि ये क्या हो रहा है। वो बाहर निकल गया और बाहर अब बरसात भी बहुत ज़ोरों से हो रही थी। उसी के पीछे 8-10 आदमी डंडे और लालटेन लेकर बाहर उसे पकड़ने के लिए भागे। वो गांव एक छोटा सा गांव था। वो कुछ ही मिनटों में गांव के बाहर निकल गया था और खेतों के बीच से भागने लगा। खेत भी पानी से भरे हुए थे, इसीलिए वो लोग ज़्यादा दूर तक उसका पीछा नहीं कर पाए और वो आगे जाकर कहीं गायब हो गया। फिर वो लोगों ने उसे बहुत आसपास ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। वो वापस आ गए। अब गांव वाले लोग डरने लगे कि उसका अभी अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था। 3-4 दिन गुजर गए। लोग रात में खेतों पर नहीं जाते थे क्योंकि उन्हें अपनी जान का डर था। अगर जाते तो 4-5 आदमी इकट्ठा होकर जाते। फिर एक रात एक आदमी खेत में रात में काम कर रहा था। हालांकि उस समय उसके साथ और भी कुछ लोग थे, लेकिन वो थोड़ी दूरी पर थे उससे। और फिर एकदम से अचानक उसे महसूस हुआ कि आसपास एकदम शांति हो गई है। फिर उस आदमी ने आसपास जब अपनी नज़रें घुमाई तो उसने देखा दूर कोई जानवर की तरह खड़ा हुआ है। यानी मानो ऐसा लग रहा था कि जानवर की आकृति में कोई इंसान वहाँ पर खड़ा होकर उसे घूरे जा रहा था। और फिर उसने देखा कि वही कुत्ते की तरह अपनी जीभ निकालकर पानी पी रहा था। ये देखकर वो एकदम से घबरा गया, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाते हुए वो थोड़ा और आगे आकर देखा कि ये तो वही आदमी था जो मर चुका था। फिर वो शैतान उस आदमी की तरफ देखकर गुर्राया और उसके पीछे भागा। वो आदमी भागा और चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ से उसके जो आसपास लोग काम कर रहे थे वो सभी देखकर उस आदमी के पास आ गए उसकी जान बचाने। ये देखकर वो शैतान वहाँ से पीछे हटा और एकदम से रुक गया। सभी जगह अजीब सी आवाज़ निकालता हुआ वहाँ से भागने लगा। फिर कुछ 4 दिन बाद वही आदमी अपने घर के बाहर सो रहा था और घर के सभी लोग घर के अंदर सो रहे थे कि अचानक उसने आसपास जानवरों की चिल्लाने की आवाज़ सुनी। वो नींद से उठा और अपने आसपास देखने लगा। ये सोचने लगा कि सारे जानवर इस समय क्यों चिल्ला रहे हैं कि तभी उससे पेड़ पर से आवाज़ आई। जब उसने अपनी नज़रें उठाकर पेड़ पर देखा तो पेड़ पर वही आदमी की लाश उल्टी लटक रही थी, जो कि अभी कुछ दिन पहले मरा हुआ था। बस ये देखना था कि वो वहाँ से भागने लगा, लेकिन वो आदमी एकदम से मानो उसके नज़दीक आ गया और उसने देखा कि उसका शरीर बुरी तरह से सड़ चुका था। कई जगह से तो मानो शरीर में कीड़े लग चुके थे, बहुत बदबू भी आ रही थी। वो आदमी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर घर के अंदर चला गया। फिर कुछ 15 दिन के बाद लोगों को उसी आदमी की लाश जंगल में मिली। उस लाश को कौवे खा रहे थे। बस फिर क्या था, लोगों ने उसे उठाया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो दोस्तों, ये थी विक्रम सिंह जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हमें वीर ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम वीर है। ये घटना 2001 की है। मुझे मेरे मामा राजू कहकर बुलाते थे। मैं और मेरे मामा महाराष्ट्र से ट्रक लोड करके आसाम जा रहे थे। मुझे पता था कि 2-3 दिन का समय लगना ही है, इसीलिए
रास्ते में जो जो सामान लगना था हमें, मैंने उन सभी सामान को लेकर रखा था। हम लोग कुछ दोपहर के 2:30 बजे के आसपास निकले थे। धीरे धीरे रास्ता कटता जा रहा था। रात के लगभग 11:30 पौने 12 बजे मामा मुझसे कहने लगे कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब एक काम करते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। मैंने मामा की बात सुनी और कहने लगा कि ठीक है, कहीं साइड में ट्रक को रुका दो या किसी ढाबे के पास, तो हम लोग वहाँ पर आराम कर लेंगे। मामा ने ट्रक रुकाई। जब वहाँ पर ट्रक रुकाई तो वहाँ पर और भी ट्रकें लगी हुई थी, लेकिन जब रात में 2:30-3 बजे के आसपास मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि वहाँ पर दूसरी ट्रक्स नहीं थी और जो ढाबा था वो भी बंद हो चुका था। मैंने मेरे मामा को नींद से जगाया और कहने लगा कि चलो अब आगे बढ़ते हैं। मामा उठकर आसपास देखने लगे तो ढाबे भी बंद थे और वहाँ पर हमारे ट्रक के अलावा कोई दूसरा ट्रक नहीं था। मामा को भी ये बात थोड़ी अजीब लगी। फिर मामा ने मुझसे कहा कि अब जितना जल्दी हो सके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मामा ने ट्रक चालू की और आगे निकलने लगे। कुछ 15 मिनट ही आगे बढ़े होंगे कि अचानक ट्रक में से आवाज़ आने लगी। मानो ऐसा लगने लगा कि ऊपर ट्रक के कुछ तो है जिसकी इतनी आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आ रही है। मामा ने ट्रक को साइड में खड़ा कर दिया और मुझसे कहने लगे कि राजू चल जाकर ऊपर देखते हैं। लेकिन ऊपर जाने की हिम्मत हम दोनों की नहीं हो रही थी, क्योंकि अब वो आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई कूद रहा है, कभी ऐसा लगता कि कोई इधर उधर भाग रहा है। अजीब सा लग रहा था। फिर अचानक हम लोगों ने देखा कि ट्रक के ऊपर कोई औरत है जो कि रात के अंधेरे में बराबर से दिखाई नहीं दे रही। हाँ, उसके लंबे बाल थे और चेहरा बालों की वजह से ढका हुआ छुपा हुआ था। उसके हाथ पैर भी कुछ अजीब से काले दिखाई दे रहे थे। मामा और मैं ये देखकर बहुत डर गए। मैं मामा से कहने लगा, इतनी रात में ये औरत यहाँ कैसे आई? मामा कहने लगे कि हो सकता है हम जिस ढाबे पे रुके थे उसी ढाबे पर ये औरत चढ़ गई होगी हमारी ट्रक में, और उसके बाद ये सोची होगी कि सुबह में ये चले जाएगी, लेकिन हमने तो ट्रक आगे बढ़ा दी। मैंने कहा हाँ, हो सकता है। हम लोगों ने नीचे से ही उसे आवाज़ लगाई। जब आवाज़ लगाई तो उस औरत ने हमारी आवाज़ को सुना और एकदम से एक ही जगह खड़े होकर घूर कर देखने लगी। आप लोगों को मैं बता दूं कि ट्रक की हाइट लगभग 10 फीट से ज़्यादा की होती होगी। वो आवाज़ सुनने के बाद जब वो हमें घूर कर देख रही थी, उसने एक ज़ोर से छलांग लगाई और ज़मीन पर आकर खड़ी हो गई। उसके बाद उसने मेरे मामा का गला दबाना शुरू किया। एक हाथ से उसने मामा को गले से पकड़कर हवा में उठा लिया। मैं तो ये सब देखकर हक्का पक्का रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं उस समय। मैं उसे छुड़ाने की कोशिश करना चाह रहा था, लेकिन उसके नज़दीक जाने भी मुझे डर लग रहा था। मुझे अपनी जान का खतरा था कि अगर मैं जाऊंगा तो कहीं ये चुड़ैल मुझे जान से ना मार दे। अभी ये सब चल ही रहा था कि पीछे से एक ट्रक आकर हमारे ही ट्रक के पास रुका और वो ट्रक से 3 लोग निकले। एक हेल्पर था, एक ड्राइवर और पता नहीं एक आदमी भी कोई था। शायद उसने लिफ्ट मांगी होगी उन लोगों से। जब उन लोगों ने हमारी ये हालत को देखा तो वो लोग भी जल्दी जल्दी ट्रक से बाहर आए और आकर हमारी मदद करने लगे। उनमें से जो तीसरा वाला आदमी था वो कुछ पढ़ने लगा। वो क्या पढ़ रहा था वो समझ नहीं आया, शायद कोई तंत्र मंत्र थे। जिसके बाद उस चुड़ैल ने एकदम से मेरे मामा का गला छोड़ा और तेज़ी के साथ वहाँ से भागने लगी। हम लोग उसे देख ही रहे थे। वो भागते हुए रास्ते के साइड में उतर गई और वो खेती वाले रास्ते से कहीं गायब हो गई। उसके बाद हम लोग वहीं पर खड़े हुए थे। मैं मामा को पानी पिला रहा था। उनका गला एकदम से जाम हो चुका था। जब उस आदमी से हम लोगों ने पूछा तो उसने बताया कि दरअसल इस औरत का एक्सीडेंट यहाँ पे लगभग 15 साल पहले हुआ था। उसके बाद से उसकी आत्मा यहीं पर रहती है। फिर उसने कहा इसी वजह से लगभग आगे 40 किलोमीटर और पीछे 40 किलोमीटर, ये 80 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है, यहाँ पर रात में 12 बजते ही जितनी भी होटल्स और दुकान होती है वो सब बंद हो जाती है और सभी लोग अपने घरों पर चले जाते हैं। वरना हाईवे पर जो ढाबे होते हैं वो अक्सर पूरी पूरी रात खुले रहते हैं। लेकिन ये जो 80 किलोमीटर का रास्ता है, इस पर आपको रात के समय कोई भी ढाबा खुला नहीं मिलेगा। और यही एक वजह है
कि जितने भी ट्रक ड्राइवर्स या ट्रक वाले यहाँ पर हॉल्ट लेते हैं वो लोग 12 बजे के बाद निकलना शुरू कर देते हैं। आप लोग ज़्यादा समय वहाँ पर रुक गए और शायद इसी वजह से ये चुड़ैल आप लोगों को परेशान करने लगी। उसके बाद हमें काफ़ी रास्ता आगे पार करना था, तो जो दूसरा ट्रक ड्राइवर था, यानी कि जिसने ट्रक हमारे पीछे लाकर रखी हुई थी, वो कहने लगा कि अब दोनों ट्रक साथ साथ में चलेगी, ताकि अगर किसी को भी कोई नुकसान वो चुड़ैल पहुंचाना चाहे तो हम एक दूसरे की मदद के लिए वहां पर रहेंगे। और फिर लगभग 2-2.5 घंटा साथ में चलने के बाद हम सभी लोग अपने अपने रास्ते हो लिए। तो दोस्तों, ये थी वीर की एक छोटी सी घटना। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है यह हमें रोहन ने भेजी है, जो कि नासिक के रहने वाले हैं। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रोहन है, मैं नासिक का रहने वाला हूँ और आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये 2009 की बात है। उस समय मेरे घर में मैं, मेरे दादा दादी और मेरे मम्मी पापा रहते थे। मुझे जहाँ तक याद है मेरी उम्र कुछ 17 साल की थी। मैं दादी को शाम के समय बाहर आंगन में लेकर घूम रहा था। दादी अचानक मुझसे कहने लगी कि रोहन, तुझे एक बात बताती हूँ। मैंने कहा हाँ दादी माँ, बताइए। वो कहने लगी कि जो तू गांव के पास का जंगल है वहाँ पर जाता है दोस्तों के साथ, वहाँ पर कभी भी शाम के समय नहीं जाना। मैंने कहा क्यों? फिर वो कहने लगी कि शाम के समय ही नहीं, सूरज ढलने के बाद तो वहाँ बिल्कुल नहीं रुकना। मैं काफ़ी समय से तुझे ये बात बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता था कि तू डर जाएगा या फिर पता नहीं तेरे दिमाग में क्या क्या चीज़ें घूमेगी, इस वजह से मैं तुझे बताती नहीं थी। लेकिन हाँ, अब तू बड़ा हो गया है, तुझे बता देना ही ठीक है। मैंने कहा दादी माँ, आप ऐसा क्यों मुझसे कह रही हो? मेरी दादी कहने लगी कि कल भी तू शाम में 8 बजे घर पर आया और मुझे पता है तू उसी जंगल के ही पास था। मैंने कहा हाँ, मैं वहीं पर था। वो कहने लगी तुझे याद है आज से 4-5 साल पहले तेरे ही एक दोस्त की मौत हुई थी वहाँ पर? मैंने कहा हाँ याद है मुझे। फिर मेरी दादी कहने लगी कि बता कैसे हुई थी? मैंने कहा वो तो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ इतना पता है कि भागते भागते उसका पैर फिसल गया था और उसका सर किसी पत्थर पे जा टकराया था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। मेरी दादी मुझसे कहने लगी कि उसकी मौत कैसे हुई ये एक राज है। मैंने कहा आपको कैसे पता? फिर वो कहने लगी कि उस जंगल में बुरी आत्माओं का वास है। मैंने कहा लेकिन दादी माँ, वहाँ पर आत्माओं के बारे में तो कभी हमने सुना नहीं। मेरी दादी कहने लगी कि जब उनकी उम्र कुछ 10-12 साल की थी, ये बात तभी की है। उस समय वहाँ पर एक बुरी आत्मा इतनी भयानक थी जिसने पूरे गांव को परेशान कर रखा था, और कहा जाता है, माना भी जाता है कि आज भी वो आत्मा का वास उसी जंगल में है। मैंने कहा कि वो आत्मा लोगों को परेशान क्यों कर रही है? दादी मुझसे कहने लगी कि वो सब जानने की ज़रूरत तुझे नहीं है। मैंने दादी को बहुत ज़िद किया। फिर दादी ने मुझे एक अजीब सी बात बताई। दादी कहने लगी कि दरअसल बात ऐसी है कि उस ज़माने में एक आदमी रहता था। वो आदमी लोगों को बेवजह परेशान करता था। लोग उससे बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे, इसीलिए कुछ लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। वो लोगों से पैसे छीनता था और पता नहीं क्या क्या करता था। जब उसकी हत्या कर दी तो पुलिस के डर की वजह से लोगों ने उसकी लाश को वहीं जंगल में फेंक दिया। उसके बाद उसकी लाश के साथ क्या हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन उसके मरने के 1-1.5 महीने के बाद लोगों ने उसकी आत्मा को देखने का दावा किया। कई लोगों का ऐसा भी कहना था कि उन लोगों ने उसकी आत्मा से बात भी की है, और वो ये बोल रहा था कि जिसने भी मुझे मारा है उसका पूरा घर परिवार सबको मैं जान से मार दूंगा। और वैसे ही हुआ। कुछ ही सालों के अंदर अंदर जिसने उसे मारा था उसका घर परिवार हर कोई मानो मर गया और सब कुछ खत्म हो गया, यानी उसके परिवार का नामो निशान तक उस आत्मा ने मिटा दिया। दादी की ये बात सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। तभी मुझे एक बात याद आई कि मेरा एक दोस्त था, वो मुझसे ऐसा कुछ कह रहा था, लेकिन शायद उसने वहीं पर बात काट दी थी। मैं तुरंत उसके पास गया और जाकर उससे पूछने लगा। तब उसने एक और अजीब बात बताई। वो मुझसे कहने लगा कि उसके पापा भी उसे उस जंगल में जाने के लिए मना करते हैं। मैंने कहा कि तेरे पापा ने कुछ देखा था या उन्हें कुछ पता है?
हम लोग जब उसके पापा के पास गए और जाके पूछने लगे तो उसके पापा ने एक डरावनी बात बताई। वो कहने लगे कि अभी कुछ ही टाइम पहले जब किसी काम से वो जंगल से गुजर रहे थे तो रात में उन्होंने एक बड़े से पेड़ के नीचे एक आदमी को देखा। वो आदमी चुपचाप बैठा हुआ था और कुछ ऐसा लग रहा था कि कर रहा है, लेकिन दूर से देखने पर समझ नहीं आया। जब उसके पापा उस आदमी के करीब गए तो उन्होंने देखा कि वो एक कुत्ते का मांस खा रहा था और इतनी बुरी तरह से उसको खा रहा था कि उसके चेहरे पर उस कुत्ते का खून लगा हुआ था। यही नहीं, वो अपने हाथों से उस कुत्ते के जिस्म को फाड़ कर खा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ नहीं बल्कि कोई चाकू या छुरी हो जो कि उसको खाने में मदद कर रहे हों। ये देखकर उसके पापा इतना ज़्यादा घबरा गए और वहाँ से चीखते हुए भागने लगे। लेकिन जब वो भाग रहे थे तो उन्होंने देखा कि वही आदमी उनका पीछा कर रहा था। शायद अगर उसके पापा उस समय उस आदमी के हाथ में लग जाते तो वो उन्हें भी चीर फाड़ के खा जाता। फिर उसके पापा ने बताया कि कहा जाता है आज भी वही आत्मा है जो लोगों को तो नहीं सताती, लेकिन हाँ, जंगल में अगर कोई चला जाए तो वो उसके शिकार से बच नहीं पाती। तो मैंने कहा फिर कि मेरी दादी ने बताया मेरे जो दोस्त की मौत हुई वो पैर फिसल कर गिरने से नहीं हुई, जिस पर उसके पापा ने भी हामी भरी और कहा कि अगर उसे कभी भी ऐसा लगता है कि लोगों से उसको परेशानी हो रही है तो वो ऐसी ही कोई घटना रचा देता है जिससे ये समझ में आता है कि उसने उस आदमी को नहीं मारा, बल्कि ये एक कोइंसिडेंस था और उसी की वजह से सामने वाले व्यक्ति की मौत हो गई। मुझे ये सुनकर इतना ज़्यादा डर लगा कि मैं वहाँ से अपने घर पर आ गया और उस दिन के बाद से मैं कभी भी उस जंगल में सूरज डूबने के बाद नहीं गया। कहा जाता है कि आज भी गांव के कई ऐसे पुराने लोग हैं जो इस बात पर विश्वास रखते हैं कि आज भी उसी जंगल में उस आदमी की आत्मा भटक रही है। मैं नहीं जानता कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ये जो कहानियाँ मैंने सुना इससे डर के मारे मेरा दिल दहल गया। तो दोस्तों, ये थी रोहन की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी तमिलनाडु के जया शंकर की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम जया शंकर है। ये घटना आज से 10 साल पुरानी है। 2022 का दिसंबर ये महीना था जो मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। उस समय ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी वजह से मैं जहाँ पर काम किया करता था तो रात में 9 साढ़े 9 बजे के आसपास अपने घर पर आ जाया करता था, वरना गर्मियों के मौसम में मैं 11 बजे तक भी रुक कर काम करता था। और ठंड ज़्यादा होने की वजह से आदमियों को काफ़ी जल्दी भूख भी लगती है और नींद भी आती है। इसी वजह से मुझे ठंड में नींद काफ़ी आती थी, तो मैं जल्दी काम ख़त्म करके कैसे भी 10 साढ़े 10 तक अपने घर पर आ ही जाता था। वो रात मुझे बहुत अच्छे से याद है। जब मैं अपनी ऑफिस से काम करके निकला तो मेरी पत्नी ने मुझसे कुछ सामान मंगवाया था। मैं सामान लाने के लिए एक दुकान पर पहुंचा। वहां से सामान वगैरह लेकर अपनी गाड़ी में रखा और आगे बढ़ने लगा। लगभग 1.5-2 किलोमीटर आगे बढ़ा रहूँगा कि अचानक मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि मुझे उस रात में काफ़ी दूर जाना था। वैसे मेरा घर और मेरे ऑफिस के बीच का कुछ 5-7 किलोमीटर का ही डिस्टेंस होगा, लेकिन मेरी पत्नी उस समय उसके मायके में थी और उसने कहा था कि ये सामान लेकर आना, फिर रात में तुम इधर ही रुक जाना, अगली सुबह दोनों साथ चलेंगे। और जो उसका मायका था वो वहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर था। मैं ये सोचने लगा कि अब करूँ तो क्या करूँ, गाड़ी का टायर भी पंचर हो गया है। मैं आसपास देखने लगा, लेकिन मुझे कोई दिख ही नहीं रहा था कि मैं जिससे मदद मांग सकूं। वैसे भी वो रास्ता गांव के बीच से गुजर कर जा रहा था, शायद इसी वजह से वहाँ पर कोई था ही नहीं। गांव में अक्सर लोग रात में जल्दी सो जाते हैं। तभी दूर मुझे एक घर दिखाई दिया। मैं उस घर का दरवाज़ा जाकर खटखटाया तो घर में से एक बूढ़ी औरत निकली। मैंने उससे कहा कि मेरी गाड़ी ऐसी ऐसी ख़राब हो गई है, क्या आप मदद कर सकते हो? कोई है जान पहचान का जो मेरी गाड़ी को बनवा दे, या फिर आप मुझे अपनी गाड़ी या बाइक दे दो, बदले में मेरी गाड़ी यहाँ रख दो, मैं अगले दिन आकर लेके चला जाऊँगा। वैसे मुझे ऐसा लगता है ये सारी बातें वहाँ करने की नहीं थी, लेकिन हड़बड़ी में मैं कुछ ज़्यादा बोल गया था। उस बुढ़िया ने
सिर्फ मेरी ओर देखा और उसके आंगन में पड़ी एक साइकिल की ओर इशारा करते हुए कहा, गाड़ियाँ छोड़ जाओ और ये साइकिल लेकर जाओ। मुझे ये देखकर और सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मेरी कार के बदले साइकिल, जबकि उसी के आंगन में एक बाइक भी पड़ी हुई थी। मैंने कहा कि ये बाइक दे दीजिए, मैं कल लाकर ये बाइक यहीं पर छोड़ दूंगा। उसने कहा कि नहीं, बाइक नहीं दे सकती मैंने कहा क्यों, क्या बात है? वो कहने लगी कि बाइक मेरी बेटे की है। मुझे ऐसा लगा कि शायद उसके बेटे ने उसे मना किया होगा। मैंने कहा कि ठीक है, आपसे बेटे से बात करवा दो, मैं आपके बेटे से ये बाइक ले लेता हूँ। वो कहने लगी मेरा बेटा अभी नहीं है। मैंने कहा कि कहाँ गया है वो? तो कहने लगी कि उसे मरे हुए 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल से इस बाइक को आज तक कभी किसी ने नहीं चलाया। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर 6 महीने से भी ज़्यादा कोई कार या मशीन बंद पड़ जाए तो उसे देखकर समझ में आता है, लेकिन 2.5 साल से अगर किसी ने बाइक नहीं चलाया है और बाइक इतनी चमचमाती हुई खड़ी थी, ये देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने गुस्से में कहा, नहीं देना है तो सीधा मना कर दो, बात इतना घुमा क्यों रहे हो आप? और ये कहकर मैं जैसे ही पीछे पलटा कि अचानक उस बुढ़िया ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं पीछे मुड़ कर देखा तो वो मुझसे कहने लगी कि अंदर आ। मैं अंदर गया। घर में जाकर जब देखा तो सच में उसके घर में उसके बेटे की तस्वीर लगी हुई थी और उस पर माला डली हुई थी। वो कहने लगी कि इसे 2.5 साल हो चुका है, लेकिन आज भी वो अपनी बाइक से बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसकी आत्मा अपनी बाइक का ख्याल रखती है। मुझे ये सब बातें तो बकवास लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये कुछ भी बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे बाइक नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर जब मैं वहाँ से निकलकर अपनी कार के पास आया तो मैंने देखा कि मेरी कार का टायर, जो कि अभी पंचर पड़ा था, वो अपने आप ठीक है। मुझे देखकर बड़ी हैरानी हुई। मैं समझ नहीं पाया कि ये सब कैसे हो गया। एक बार को अपने आप को समझाने लगा कि हो सकता है ये मेरा वहम था और टायर कभी पंचर हुआ ही नहीं था, लेकिन खुद को कितना भी समझाने के बाद मैं इस चीज़ को मान ही नहीं पा रहा था कि जो अभी तक मैंने गाड़ी का टायर पंचर देखा वो अपने आप बना हुआ था। मैंने उस समय वहाँ रुकना ठीक नहीं समझा और अपनी कार लेकर अपनी वाइफ के घर पर बढ़ गया। जब अगली सुबह हम लोग आ रहे थे तब मुझे दोबारा उसी बुढ़िया का घर दिखा। मैं वैसे तो उस समय घर पर आ गया, लेकिन ये बात मैंने अपने एक दोस्त को बताई तो उसने भी मुझसे यही कहा कि ये तेरा वहम होगा। लेकिन मेरे ज़िद करने के बाद उसने कहा कि ठीक है, हम वहाँ पर जाकर देखते हैं और पूछते हैं कि क्या बात थी। उसके बाद क्या था, 2-3 दिन के बाद हम दोनों ही वहाँ पर पहुँचे और जब हम लोग वहाँ जाकर पूछताछ किए तब ये पता चला कि सच में जो भी बुढ़िया ने मुझसे कहा था वो बिल्कुल सच था। उनमें से एक आदमी उस गांव का ये बता रहा था कि अपनी बाइक तुमको देना पड़े, इसी डर की वजह से उस लड़के की आत्मा ने ही तुम्हारा टायर ठीक कर दिया होगा। दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई थी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, ये जो भी था मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा। तो दोस्तों, ये थी जया शंकर की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है ये हमें साबिर ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी इसी सितंबर के महीने की है। मुझे एक दिन मेरे दोस्त का कॉल आया और उसका नाम अमन है। रात में जब वो मेरे से बात कर रहा था तो उसने बताया कि वो जिस रिसोर्ट में काम करता है वहाँ उसके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं घटी। मैं उस रिसोर्ट का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना बता दूं कि वो रिसोर्ट महाराष्ट्र में है। तो उसने मुझे एक रात कॉल किया और बोला, साबिर, मैं जिस रिसोर्ट पे काम करता हूँ यहाँ पर मेरे साथ जो घटना घटी उसके बाद ऐसा हुआ कि हम लोगों ने काम छोड़ दिया। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तेरे साथ? तो उसने बताया कि एक इतनी डरावनी घटना जो कि उसने आज से पहले ना ही तो कभी सुनी थी ना ही कभी देखी। उसने कहा कि इस रिसोर्ट में एक स्विमिंग पूल है जो कि 15 साल से बंद है, एकदम सूखा है, बिल्कुल पानी नहीं है। जब भी कोई गेस्ट आते हैं और स्विमिंग पूल का डिमांड करते हैं तो वहाँ का मैनेजर कुछ ना कुछ बहाना बनाकर बात को टाल देता है और उन लोगों को वहाँ पर जो रहने के लिए कमरे दिए गए थे उसका कमरा, यानी कि अमन का जो कमरा था वो एकदम लास्ट में था और वो हाईवे के पास में था।
भले ही वो रिसॉर्ट के अंदर था लेकिन काफ़ी आगे था। और वहाँ पर दूसरे जो रिसॉर्ट के रेस्टोरेंट के एम्प्लॉयज़ थे उनको भी उसी कमरे में रहने के लिए दिया गया था। रेस्टोरेंट कुछ रात के 11 बजे बंद हो जाता था। एक रात की बात है कि ऐसे ही 11 बजे रेस्टोरेंट बंद होने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं और अमन रात में अपनी वाइफ से बात कर रहा था। तो वो देर रात तक बाहर ही रुककर बात कर रहा था और बात करते करते उसे पता ही नहीं चला कि कब रात के 2 बज गए। वो काफ़ी आगे की ओर चला गया था जहाँ पर स्विमिंग पूल था। वहाँ जाने के बाद उसे एकदम ज़ोरों की पानी की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसा मानो समंदर की लहरें ठीक उसके बाजू में ज़ोर ज़ोर से गोता खा रही है। अमन अपने आसपास देखा लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया कि अचानक उसकी नज़र स्विमिंग पूल में पड़ी। तो उसने देखा कि स्विमिंग पूल में बहुत सारा पानी है, बल्कि यूँ कहिए कि स्विमिंग पूल पूरा पानी से भरा हुआ था और उसमें एक आदमी भी उसे दिखाई दे रहा था। जब थोड़ा और नज़दीक जाकर देखा तो पाया कि वो आदमी की लाश वहाँ पर थी। उसका चेहरा बुरी तरह से गला हुआ था, यानी कि ऐसा लग रहा था कि बहुत समय से पानी में रहने की वजह से उसका चेहरा खराब हो चुका है। अमन जब उसके और करीब जाकर देखा तो एकदम से उस लाश ने अपनी आंखें खोली और वो अमन को ही घूर रही थी। ये देखने के बाद मानो वो एकदम हैरान रह गया। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। उसने देखा कि वो आदमी स्विमिंग पूल से बाहर आया और उसने अमन को पकड़ लिया और पकड़कर घसीट के पानी में ले जाने लगा। अमन ज़ोरों से चिल्ला रहा था, लेकिन शायद उस समय उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पा रहा था। हो सकता है कि सभी लोग सो गए थे। अमन का ये भी कहना था कि जब वो मेरे पास आकर मुझे घसीट रहा था तब उसके शरीर से बहुत बदबू आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसा मानो उसके शरीर का मांस बुरी तरह से सड़ चुका है। वो उसे खींचकर पानी में ले गया और ले जाने के बाद उसे पानी में डुबाने लगा। अमन डूबते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम रही कि तभी उसे याद आया कि यह तो एक बुरी आत्मा है और इसीलिए उसने गॉड का नाम लेना शुरू किया। वो ज़ोर ज़ोर से गॉड का नाम ले रहा था कि एकदम से मानो वो लाश कहीं गायब हो गई और जो स्विमिंग पूल में पानी था वो भी एकदम से गायब हो गया और स्विमिंग पूल फिर से पहले की तरह सूखा हो गया। लेकिन अमन और उसके कपड़े अब भी भीगे हुए थे और कपड़ों में से पानी निथर रहा था। अजीब बात तो एक ये भी थी कि जब अमन बाहर आकर देखने लगा तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी इसी स्विमिंग पूल में वो डूब रहा था। अमन वहाँ से भागते हुए अपने स्टाफ को चिल्लाते हुए उसी कमरे में पहुँचा। जब सभी लोगों को जगाया तो लोग उसकी हालत देखकर डर गए। फिर अमन ने उनको सारी बातें बताई। उसमें से एक लड़के ने कहा कि मुझे भी ऐसा ही कुछ 4 दिनों से आवाज़ आ रही है। मैं जब भी रात में सोता हूँ या रात में कभी स्विमिंग पूल के पास चला जाता हूँ तो ऐसा लगता है बहुत सारा पानी आसपास में है। वो सभी लोग इतना ज़्यादा डर गए कि उसके बाद किसी ने वहाँ पर कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की, बल्कि सभी लोगों ने अपनी अपनी सैलरी ली और वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गए। तो दोस्तों, ये थी साबिर की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आज की सभी कहानियाँ आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।